गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के चौथे अध्याय चुनावी राजनीति के बारे में। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो यह समझने में हमारी मदद करता है कि लोकतांत्रिक देशों में चुनावों के दौरान किस तरह की राजनीति होती है, चुनाव कितने प्रकार के होते हैं और भारत में चुनावी राजनीति का क्या माहौल है। अतः यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है, इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस अध्याय के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन चुनावी राजनीति के बारे में। दोस्तों, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं चुनावी राजनीति के बारे में, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वह यह है कि चुनाव क्यों, आखिर लोकतांत्रिक देशों में चुनावों की क्या आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शासन माना जाता है और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की खासियत ये होती है कि इसमें जनता स्वयं अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनती है। लोकतंत्र में लोगों को यह मौका दिया जाता है कि वे खुद अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुने। उन्हें कुछ विकल्प दिए जाते हैं और इन्हीं विकल्पों में से उन्हें अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल यह है कि जब हम लोकतंत्र में लोगों को चुनने का मौका देते हैं, चुनाव करवाते हैं, तो ये चुनाव आखिर कितने प्रकार का होता है। क्या चुनाव सिर्फ एक ही प्रकार का होता है या हम इसे अलग अलग वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि आखिर चुनावों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, ये जान लेना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव किसे कहते हैं। व्हाट इज़ इलेक्शन। तो दोस्तों, चुनाव का जो अर्थ होता है वो होता है चुनना। जब हम दो या दो में से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हैं, उसे चुनते हैं, तो सामान्य भाषा में इसे चुनाव कहा जाता है। इसी प्रकार जब लोकतंत्र में हम शासन की बात करते हैं तो लोकतंत्र में चुनाव का मतलब होता है जनता द्वारा दिए हुए प्रत्याशियों में से अपने लिए सबसे बेस्ट प्रत्याशी का चुनाव करना। इस प्रकार जनता द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो प्रत्याशी अपने ऊपर शासन करने के लिए चुना जाता है लोकतंत्र में, उसी को चुनाव कहा जाता है। दोस्तों, हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर चुनाव करवाए जाते हैं। इन चुनावों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें जो पहला वर्ग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे हम आम चुनाव कहते हैं। दोस्तों, आम चुनावों से अभिप्राय उस चुनाव से होता है जब चुनी हुई सरकार 5 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल समाप्त कर लेती है और नई सरकार चुनने के लिए हमारे देश में हर 5वें साल फिर से चुनाव कराया जाता है। इस प्रकार हमारे देश में हर 5वें वर्ष होने वाले चुनावों को हम आम चुनावों की संज्ञा देते हैं। इसके अंतर्गत हम लोकसभा के चुनावों को शामिल करते हैं, विधानसभा के चुनावों को शामिल करते हैं और नगर निगम या स्थानीय शासन के चुनावों को इसमें शामिल करते हैं। इनका जो मुख्य सरोकार होता है वो ये होता है कि सरकार द्वारा जो अपना कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, वो समाप्त कर दिया जाता है और जब सरकार द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया जाता है तो नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनावों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आम से मतलब ये नहीं है कि ये सामान्य चुनाव है। आम का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश में लोकसभा का गठन, विधानसभा का गठन और स्थानीय स्तर पर नगर निगम या ग्राम पंचायत का जो गठन है वो इन्हीं आम चुनावों के माध्यम से किया जाता है। ये बात अलग है कि अलग अलग देशों में सरकार के कार्यकाल की अवधि को अलग अलग रखा गया है। उदाहरण के लिए हमारे देश भारत में सरकार के कार्यकाल का जो अवधि है
वो 5 वर्ष है, अमेरिका में 4 वर्ष होती है और श्रीलंका तथा कुछ अन्य देशों में 6 वर्ष की होती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चुनी हुई सरकार का कार्यकाल की अवधि कितनी है, बल्कि जब सरकार अपने कार्यकाल को समाप्त कर लेती है तो उसके बाद नई सरकार का गठन करने के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। यह जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे तरह के चुनाव। दोस्तों दूसरे तरह के चुनाव होते हैं मध्यावधि चुनाव, जिन्हें इंग्लिश में हम इंटरिम इलेक्शन कहते हैं। जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है, मध्यावधि का मतलब होता है अवधि के बीच में ही। कई बार ऐसा होता है कि जिस लोकतांत्रिक शासन में हम सरकार को 5 वर्ष के लिए चुनते हैं या जो उसकी निर्धारित अवधि है उसके लिए चुनते हैं, सरकार को कई बार बीच में ही बर्खास्त कर दिया जाता है। और जब सरकार बीच में ही बर्खास्त हो जाती है तो ऐसी अवधि में पूरे देश में या पूरे राज्य में फिर से चुनाव कराए जाते हैं। तो जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही, सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं, तो ऐसी इस चुनावों को हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर बीच में ही सरकार क्यों बर्खास्त हो जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सरकार खुद अपना त्यागपत्र दे देती है या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या सरकार खुद त्यागपत्र दे देती है तो पूरे देश में या पूरे राज्य में फिर से चुनाव करवाने की आवश्यकता होती है। इसी को हम मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और दोस्तों आम चुनाव तथा मध्यावधि चुनाव पूरे देश या पूरे राज्य में एक साथ कराए जाते हैं। दोस्तों तीसरे प्रकार का चुनाव होता है उपचुनाव, जिसे हम इंग्लिश में सब इलेक्शन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति या प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़ने के बाद वह जीत जाता है, लेकिन किसी कारण से वह खुद त्यागपत्र दे देता है अथवा उस प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र की सीट को, निर्वाचन क्षेत्र की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अब इस रिक्त सीट को भरने के लिए एक छोटे से स्थान पर जो निर्वाचन क्षेत्र खाली हुआ है, सरकार के द्वारा फिर से चुनाव कराए जाते हैं। तो इस प्रकार सरकार द्वारा जो छोटे से स्तर पर खाली सीट को भरने के लिए चुनाव कराए जाते हैं उन्हें हम उपचुनाव कहते हैं। इस तरीके के चुनाव पूरे देश में या पूरे राज्य में एक साथ आयोजित नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये छोटे पैमाने पर सिर्फ उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए आयोजित किए जाते हैं जिस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी की मृत्यु हो गई है अथवा उसने स्वयं त्यागपत्र दे दिया है और इस कारण उस क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र की जो सीट है वो खाली हो गई है। अतः इस प्रकार के चुनाव को पूरे देश में या पूरे राज्य में आयोजित ना करवाकर उस छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया जाता है जिसके निर्वाचन क्षेत्र की विधायक की, सांसद की अथवा निगम पार्षद की सीट खाली हो गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनावों की ज़रूरत इसलिए होती है कि जनता इन चुनावों में अपने मत का इस्तेमाल करके अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनती है। लेकिन सिर्फ एकमात्र यही एक कारण नहीं है कि लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक है ताकि जनता अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, बल्कि हम देखते हैं कि इसके अलावा और भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, कारक हो सकते हैं जिनके द्वारा जनता चुनाव करती है। प्रतिनिधियों में या प्रत्याशियों में अंतर करके अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों को चुनती है। ऐसे अनेक कारण को हम देख सकते हैं। इनमें पहला कारण यह है दोस्तों कि जनता अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकती है। अर्थात जो भी प्रतिनिधि खड़ा होता है इलेक्शन में, सबसे पहले जनता यही देखती है कि उसके लिए कौन सा प्रत्याशी अधिक कारगर है जो उनके लिए उनकी समस्याओं को निपटाने से संबंधित कानूनों का निर्माण कर सकता है। यदि कोई प्रतिनिधि उन्हें ऐसा दिखाई देता है जिसने उन्हीं मुद्दों को उठाया है जो जनता की समस्याएं हैं, तो जनता ऐसे लोगों को अक्सर चुनती है, क्योंकि जनता यह विश्वास करती है कि इस संबंध में उनका प्रत्याशी कानून बनाकर उनकी समस्या का समाधान करेगा। दोस्तों दूसरा कारण है कि वे सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। हमेशा जनता ऐसे
लोगों को ऐसी पार्टी को और ऐसे प्रत्याशियों को चुनना पसंद करती है जो बड़े बड़े फैसले आसानी से ले सके। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में हमारे देश में बीजेपी की सरकार कार्यरत है और बीजेपी ने अनेक ऐसे फैसले लिए हैं जो सन 1947 से ही बेनतीजा पड़े हुए थे। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर का मामला, मुस्लिम जगत में 3 तलाक का मामला, हिंदू राम मंदिर अयोध्या में इससे संबंधित फैसला, ये तमाम फैसले सरकार ले सकी है क्योंकि लोगों ने विश्वास किया था इनके ऊपर कि इस तरीके के फैसले बीजेपी सरकार के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। अतः लोगों ने बड़े स्तर पर इस पार्टी को चुनावों में वोट देकर विजयी बनाया। दोस्तों, तीसरा कारण है कि वे सरकार और इसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अर्थात सरकार क्या कानून बनाती है और उसको किस तरह से गाइड किया जा सकता है, इस प्रकार की योग्यता रखने वाली सरकार को या पार्टी को अथवा प्रत्याशियों को जनता के द्वारा लोकतंत्र में चुनावों के दौरान मताधिकार का इस्तेमाल करके चुना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चुनावों को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि चाहे कोई देश लोकतांत्रिक हो अथवा लोकतांत्रिक ना हो, उनमें समय समय पर चुनावों का आयोजन किया जाता है। सवाल उठता है कि क्या सभी चुनावों को हम लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं अथवा नहीं। यदि हम सभी चुनावों को लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं तो उसका क्या आधार है। यदि हम किसी चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मानते हैं तो उसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसे चुनावों को लोकतांत्रिक मान सकते हैं जिसमें कम से कम निम्नलिखित विशेषताएं समाहित हो। इनमें जो पहली बात है वो ये कि सभी को वोट का अधिकार हो और उसके वोट का समान मूल हो। इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में जनता स्वयं अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लेकिन सवाल उठता है कि किस व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जिसका नाम उस क्षेत्र की निर्वाचिका के लिए मतदाता सूची में शामिल किया जा चुका है, वह हर व्यक्ति वोट करेगा। उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है कि वह लड़का है या लड़की है, अमीर है या गरीब है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ग्रामीण है या शहरी है, किसी भी प्रकार से उसमें अंतर नहीं किया जाएगा, बल्कि हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा चुका है, वह हर स्तर पर होने वाले चुनावों में मतदान करेगा। हमारे देश में इस प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों, ये कोई सामान्य अधिकार नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस फ्रांसीसी क्रांति का हम आजकल इतिहास के वीडियोस में अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि 1791 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस तरीके से इस मताधिकार को प्राप्त किया गया, और उसमें भी सभी लोगों को यह मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि नागरिक होने का गौरव केवल उन्हीं लोगों को प्रदान किया गया था जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, संपत्तिशाली थे और सरकार को 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। इसमें सिर्फ पुरुषों को शामिल किया गया था, महिला इसमें शामिल नहीं थी। गरीब लोग, बच्चे, अनपढ़ लोग इसमें शामिल नहीं किए गए थे। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक नहीं मान सकते हैं जो नागरिकों में अंतर स्पष्ट करती है, बल्कि ऐसी सरकार को, ऐसे चुनावों को हम लोकतांत्रिक मान सकते हैं जिनमें उन सभी नागरिकों को वोट का अधिकार प्रदान किया जाता है जो मताधिकार की योग्यताओं को, न्यूनतम योग्यताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा ये भी कि उन सभी व्यक्तियों के वोट का समान मोल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसके वोट का महत्व बढ़ जाएगा, या कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके वोट का महत्व कम हो जाएगा। नहीं, हर व्यक्ति के वोट का महत्व एक जैसा होगा। ये किसी चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, दूसरा आधार है कि मतदाताओं को चुनने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध हों, अर्थात बहुदलीय प्रणाली। हम ऐसे चुनावों को लोकतांत्रिक मान सकते हैं जिसमें जनता को पर्याप्त विकल्प दिए जाते हैं, और ऐसा तब संभव है जब चुनाव लड़ने वाले लोग एक से अधिक हों, क्योंकि यदि एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ऐसे चुनावों को हम लोग लोकतांत्रिक नहीं मान सकते। लोकतंत्र के मायने क्या है? लोकतंत्र के मायने ये है
कि जनता दिए हुए प्रत्याशियों में से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और ये तब संभव है जब जनता को चुनने के लिए पर्याप्त मौके दिए जाएं। मान लीजिए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में हमें एक प्रतिनिधि को चुनना है और उसमें भाग लेने वाले मान लीजिए कि 10 लोग हैं, तो इन 10 में से जनता अपनी पसंद के व्यक्ति को चुनेगी और जिस व्यक्ति को पसंद किया जाएगा जनता उसको वोट देकर विजयी बनाएगी। यह तब संभव है जब उस क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए एक से ज़्यादा राजनीतिक दल उपलब्ध हो। अतः किसी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का दूसरा आधार यह है कि जनता को चुनने का विकल्प कितना प्रदान किया गया है। अगर कोई एक ही व्यक्ति या एक ही राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है तो हम ऐसे चुनावों को लोकतांत्रिक नहीं मान सकते, जबकि यदि जनता को चुनने के लिए पर्याप्त विकल्प दिए गए हैं, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों ने चुनाव में भागीदारी की है, तो ऐसे चुनावों को हम लोकतांत्रिक मान सकते हैं। दोस्तों, तीसरा है कि सीमित अवधि के लिए चुनाव होना अर्थात निरंतरता। दोस्तों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का एक अन्य आधार यह है कि हम देखें कि चुनाव समय समय पर हों। जनता के द्वारा जिन प्रतिनिधियों को चुना गया है उनको हमेशा के लिए नहीं चुना गया है कि एक बार वोट हुआ और जब तक वो व्यक्ति मर ना जाए तब तक दोबारा चुनाव नहीं होगा। ऐसे चुनावों को हम लोकतांत्रिक नहीं मान सकते, बल्कि हम लोकतांत्रिक ऐसे चुनावों को मानते हैं जिसमें जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो एक सीमित अवधि के लिए चुने गए हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में 5 वर्ष के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं और 5 वर्ष के बाद जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। अमेरिका में यह व्यवस्था 4 वर्ष के लिए स्थापित की गई है। तो निरंतरता का मतलब यह है कि चुनाव एक सीमित अवधि के लिए हुए हैं और जब सरकार सफलतापूर्वक अपने कार्यकाल को समाप्त कर लेगी तो फिर से चुनाव कराए जाएंगे नई सरकार का गठन करने के लिए। इस प्रकार चुनावों में होने वाली निरंतरता किसी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है। दोस्तों, अगला है पारदर्शिता, अर्थात लोग जिसे चुने वही प्रत्याशी जीते। कई बार ऐसा होता है कि जनता को लगता है कि हमने इस व्यक्ति को वोट दिया है लेकिन जीतकर कोई और व्यक्ति आ जाता है। इसे हम चुनावी धांधली के रूप में देख सकते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का सबसे बड़ा आधार यह होता है कि जनता ने जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा पसंद किया है, उसे सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, वही जीते। किसी प्रकार की चुनावी धांधली का प्रयोग इसमें न किया जाए। उदाहरण के लिए दोस्तों, हमारे देश में सन 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो पूरी दुनिया में बड़ा माहौल बदल गया था, क्योंकि भारत में पहली बार ही चुनाव आयोजित करने के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। और उस समय अमेरिका की सबसे बड़ी पत्रिका हुआ करती थी टाइम्स, उसमें भी इस बात का मजाक उड़ाया गया था कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये चुनाव बहुत सफलतापूर्वक संपादित हुए और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो पूरी दुनिया भौचक्की रह गई, क्योंकि इसमें चुनाव बहुत सही तरीके से आयोजित हो सके थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस चुनाव में जो लोग हारे थे उनका भी यही मानना था कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई है, क्योंकि जो लोग जीते हैं वो उनसे ज़्यादा योग्य थे, उन्होंने ज़्यादा मेहनत की थी, और जो लोग हारे हैं वो अपनी हार को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता चुनावों को लोकतांत्रिक मानने का एक अन्य आधार हो सकती है। उसके बाद अंतिम है दोस्तों, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, अर्थात जब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं तो लोगों पर, चुनाव व्यवस्था पर किसी प्रकार की बंदिश और दबाव ना हो। जनता के पास पर्याप्त अवसर हो कि जिस व्यक्ति को वो चुनना चाहती है स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी दबाव के वो उसे चुन सके। तो इन आधारों पर हम किसी चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव मान सकते हैं। तो दोस्तों, चुनावी राजनीति के अध्याय का यह था पहला वीडियो। इससे आगे की बात हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।